बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बेसिकली मैंने आपको एक फेनोमेना बताया था सेल्फ इंडक्शन का, जिसमें हमने देखा कि कोई भी कॉइल या सोलेनोइड जब हमारे पास होता है उसके अंदर अगर हम बेटा करंट चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वहां पे एक बैक EMF डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी वो करंट के चेंज करने को बेटा अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को हमने बेटा सेल्फ इंडक्शन बोला था। और उसको क्वांटिफाई करने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया था बेटा L, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स से बनी कॉइल्स के जो L होते हैं वो बेटा डिफरेंट होते हैं। आज का मेरा जो लेक्चर होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सर्कुलर कॉइल का, एक स्क्वायर कॉइल का, एक ट्रायंगुलर कॉइल का, एक सोलेनोइड का, एक टोरॉइड का, हम इन सब ज्योमेट्रिकली डिजाइन जो हमारे पास ये कॉइल्स है, इन सब का हम बेटा L यानी सेल्फ इंडक्टेंस हम इनका बेटा कैलकुलेट करेंगे। मैं आज आपको ये प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा और इन प्रॉब्लम्स में हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले आसान से, हम सर्कुलर कॉइल लेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाएगी, स्क्वायर कॉइल्स जो है, ट्रायंगुलर कॉइल्स, और ऐसे ही बेटा प्रॉब्लम जो है ये डिफिकल्ट होती जाएंगी। बट ओवरऑल अगर आप प्रोसेस को स्टडी कर पाए अच्छे से, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा कैसे कैलकुलेट करना है, वो स्टेप वाइज दिखाऊंगा। पहले इसमें कैलकुलेशन में, उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस L जो है वो हम यहाँ पे आज कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको बताया था बेटा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल इज इक्वल टू बेटा L टाइम्स I। इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करके हम बेटा L निकाल सकते हैं। L जो है दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स बाय I, ठीक है। लेकिन याद रहे ये जो यहां पे फ्लक्स होता है ये पूरी ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होता है, पूरी ज्योमेट्री के साथ। यानी मतलब आपके पास एक कॉइल है, आप खाली एक लूप का फ्लक्स लेंगे नहीं, सारे टर्न्स का हमें यहां पे फ्लक्स लेना होता है। तो फिलहाल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, एक एक करके हम बेटा यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा बेटा। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा कॉइल का, ठीक है। सो कैलकुलेशन of L for a coil, for a circular coil बेटा, circular coil बेटा। तो हम यहां पे सर्कुलर कॉइल लेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक सर्कुलर कॉइल लूंगा। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल बेटा, एंड दिस सर्कुलर कॉइल से फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस। ये सर्कुलर कॉइल जो है इसके अंदर बेटा n टर्न्स होंगे। It consists of n turns and the radius of the coil is beta r. Let us suppose. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे इसके अंदर एक करंट डालेंगे। करंट डालना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा L जो है वो बेटा करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यहां पे करंट क्यों डालेंगे, कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व करने के लिए हमें करंट को यहां पे लाना बहुत जरूरी है। लेकिन लास्ट में हम इस करंट को बेटा खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि जब यहां पे करंट होगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो फ्लक्स होगा, तब जाके ही तो कैलकुलेशन हो पाएगा। लेकिन बाद में हम इस करंट को बेटा खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां से मान लीजिए एक करंट आई जा रही है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं आपको ये वाला जो है मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम बाकी इसके बाद जो डिफिकल्ट वाले हैं वो आराम से कर सकेंगे। तो स्टेप वन क्या कहता है, स्टेप वन कहता है कि आप पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल बेटा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। पढ़ा होगा आपने प्रीवियस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। क्योंकि यहां पे ये कॉइल है जिसके n टर्न्स है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो n म्यू नॉट I बाई 2R। अगर ये एक लूप होता तो n नहीं आता, बाकी यहां पे n टर्न्स है तो आ गया। तो स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इसने खुद जनरेट किया हुआ है, और प्रोसेस तो आपको पता होगा, वो आपने पिछले इसमें देखा होगा बेटा। तो फिलहाल यहां पे स्टेप 1 ये है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप पूरी ज्योमेट्री का फ्लक्स देखेंगे, ठीक है। फ्लक्स ऑफ द होल ज्योमेट्री, फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल ज्योमेट्री,
फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल ज्योमेट्री, तो इस पूरी ज्योमेट्री के साथ कितना फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, बेटा आपको बेटा पता है फ्लक्स की फॉर्मूला है b इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, लेकिन याद रहे ये जो फ्लक्स का वैल्यू है, ये जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है, दिस इज फॉर ए सिंगल लूप, ये एक लूप के लिए है, एक लूप, ठीक है। एक लूप से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, इतनी होंगी, लेकिन सारे लूप से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, दैट विल बी बेटा n। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल ज्योमेट्री, ये आपको ख्याल रखना है, एक लूप के थ्रू नहीं, पूरी ज्योमेट्री के साथ यहां पे देखना है कितना फ्लक्स होगा, दैट इज एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे दिस एन विल बी एज इट इज एन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी दिखाया, इट इज एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय बेटा 2r, एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नाउ द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल विल बी इक्वल बेटा पाई आर स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे जो ये सर्कुलर कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा, डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ही आएंगी, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर आने का मतलब यहां पे कॉस का वैल्यू जो आएगा, थीटा का वैल्यू जो आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने फ्लक्स का वैल्यू निकाल दिया, which implies flux will be equal to बेटा ये बनेगा n स्क्वायर म्यू नॉट i, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा पाई, उसके बाद एक r ऊपर रहेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 आएगा, cos ऑफ 0 इज बेटा 1, ठीक है। अगर आपने फ्लक्स का वैल्यू निकाल दिया ना बेटा, दिस इज स्टेप नंबर 2 टू कैलकुलेट द फ्लक्स। स्टेप नंबर 3 बहुत आसान है, स्टेप नंबर 3, बाकी प्रॉब्लम्स में फिर हम ये स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, आपको सिखा रहा हूं बेटा पहले प्रॉब्लम पे। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको पता बेटा फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल एल टाइम्स आई। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं बेटा, कंपेयर करता हूं, तो कंपेयर करने पे एल इंटू आई, विच इंप्लाइज बेटा एल इंटू आई विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई और डिवाइडेड बेटा 2, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, करंट को लाना जरूरी था, लेकिन बाद में करंट के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगा, एंड दैट मींस यहां पे आपका जो L का वैल्यू आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल बेटा n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये L जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे बहुत जबरदस्त तरीके से डिपेंड करेगा, इन ए सेंस कि यहां पे इसका स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न के साथ जरा सा भी अगर आपने छेड़खानी की, न्यूमेरिकल्स में बेटा फॉलो होगा, जो जो न्यूमेरिकल आएंगे आप, ठीक है, वो आपके लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जरा सा भी छेड़खानी करोगे ना, स्क्वायर हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बेटा रेडियस पे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स पे बेटा यहां पे डिपेंड करेगा, और यहां पे डिपेंड करता है बेटा परमिएबिलिटी पे। फिलहाल यहां पे तो इसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है। जब सोलेनाइड का आएगा तो सोलेनाइड के अंदर क्या हम मीडियम रखेंगे तो उसका परमिएबिलिटी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे बेटा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन बेटा सीखा आपने, कैलकुलेशन बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड निकालो पूरे ज्योमेट्री का कितना है, उसके बाद बेटा फ्लक्स निकालो पूरे ज्योमेट्री का कितना, होल ज्योमेट्री का कितना फ्लक्स है। उसके बाद यहां पे फ्लक्स के बदले एल आई जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, उसको इक्वेट करके आई कैंसिल होके एल निकल आता है, यानी फ्लक्स जितना भी उसमें से आई को गायब करना, आपका यहां पे एल का वैल्यू आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन मैंने किया किसके लिए बेटा, सर्कुलर कॉइल के लिए। अब मैं अपनी कैलकुलेशन को ले जाऊंगा और ज्योमेट्रीज पे, लेकिन ये ज्योमेट्रीज थोड़ी सी डिफिकल्ट अब आपको लग सकती है और ये क्वेश्चंस की शक्ल में आपको पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, पैटर्न यही है, मैं आपको बेटा स्क्वायर कॉइल का कैलकुलेशन करके दूंगा, थोड़ा सा हमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट्स में भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर कॉइल का करते हैं। दिस वाज बेटा नंबर 1, calculation of L for a circular coil. Now this will be number 2. Number 2 beta, calculation of L for a square coil, for a square coil. Now square coil, how does it look बेटा, एक स्क्वायर बनाएंगे, वायर का एक स्क्वायर बनाएंगे बेटा, ये यहां पे एक स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए बेटा इसके अंदर n टर्न्स आएंगे, यहां पे ये n टर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से एक वायर, यहां से भी एक वायर बेटा, ठीक। तो यहां से थोड़ा दिखाने के लिए करंट कहां से का, अदरवाइज हमें खाली स्क्वायर यहां पे लेना है। लेट अस सपोज बेटा इस स्क्वायर का जो
साइड है वो ए के बराबर है, हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके मान लीजिए एन टर्न जैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन स्क्वायर ऐसा है। तो बेटा आपको पता है सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए करंट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे करंट भेजूंगा, करंट यहां पे इन कंडक्टर्स के थ्रू चल के यहां से बेटा बाहर निकल जाएगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो सबसे पहला स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड निकालना बेटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पे एक आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा होगा बेटा। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर होता है ऐसे, जिसके अंदर एक करंट चल रही होती है, करंट आई, और अगर आपको बेटा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है वो जानना बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज बेटा डिस्टेंस आर के बराबर है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डिपेंड करता है कि यहां पे इस कंडक्टर का जो ये एंड है ये कितना एंगल बनाता है और ये वाला एंड कितना एंगल बनाता है। यानी ये एंगल अल्फा अगर हम लेंगे और ये एंगल जो है ये मैं अगर बीटा के बराबर लिखूंगा, तो बेटा आपने पढ़ा होगा, आपको बेटा पता होगा इस कंडक्टर की वजह से इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन एज B इज इक्वल टू बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। उसके बाद बेटा कंडक्टर में कितनी करंट चल रही है डिवाइडेड बाई जिस जगह पे आप इंटरेस्टेड हो वो जगह कितनी दूर है इस कंडक्टर से, दैट मींस बेटा R यहां पे आएगा। और उसके बाद बेटा होता है यहां पे, उसके बाद यहां पे होता है साइन ऑफ अल्फा, यानी साइन इस एंगल का प्लस साइन ऑफ बीटा। आई होप बेटा आपने ये पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, बहुत आसान फॉर्मूला है। म्यू नॉट 4 पाई बेटा कांस्टेंट है, करंट कितनी है इस स्ट्रेट कंडक्टर में, यहां पे आप कितनी दूर इसका निकालना चाहते हो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहां पे एक स्क्वायर कॉइल है बेटा, ठीक है। तो स्क्वायर कॉइल का हम एक काम करेंगे, पहले कॉइल की तो बात ही नहीं, पहले मैं एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। एक कंडक्टर का, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा, उसके लिए बेटा यहां से लेकर यहां तक लाइन ड्रॉ करना, यहां से लेकर यहां तक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। और यहां बीच से लेकर यहां, क्योंकि ये सिमेट्री है बराबर, ठीक है। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली बेटा 45 डिग्री का बन जाएगा, और ये एंगल भी ऑटोमेटिकली शाबाश 45 डिग्री का बन जाएगा। और बात रही बेटा यहां से लेकर यहां तक की क्या डिस्टेंस होगी, वो आप देख सकते हैं। अगर स्क्वायर का साइड ए के बराबर है तो यहां से लेकर यहां तक बेटा a/2 के बराबर आएगा, a/2 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर आपको बेटा ये समझ आ गया तो बेटा एक कंडक्टर की वजह से, एक कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। इसके बाद कितनी करंट चल रही है, लेट अस सपोज बेटा करंट आई चल रही है कंडक्टर के थ्रू। अब ये कंडक्टर कितना दूर है उस जगह पे जहां पे आप इंटरेस्टेड है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज बेटा a डिवाइडेड बाई 2। ए नहीं आएगा, a इज द साइड ऑफ स्क्वायर, आपको इस जगह का देखना है। मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट कंडक्टर का अगर देखना होता है तो डिस्टेंस देखनी होती है कि ये कितना दूर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे अगर आप बेटा देखोगे यहां पे ये a/2 डिस्टेंस पे है, तो a/2 डिस्टेंस मैंने यहां पे लिखी बेटा। इसके बाद यहां पे आपको मिलेगा बेटा साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा यहां पे 45 के बराबर आएंगे, ठीक है। अगर बेटा ये ऐसे आएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल वायर, ठीक है। एक स्क्वायर में कितने वायर्स है बेटा, एक स्क्वायर में कितने वायर्स है, शाबाश, एक स्क्वायर में कितने वायर्स है, एक स्क्वायर में बेटा आएंगे 4 वायर्स। तो इस सब को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पे एक कंडक्टर का निकाला मैग्नेटिक फील्ड, वो ये है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी पूरे स्क्वायर का निकल आएगा। आप बोलेंगे कैसे, अरे भाई देखो इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। यहां पे आप जब करंट ऊपर जाएगी फिर यहां की तरफ चलेगी, फिर से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ होगा। तो गर्ज हर साइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड 4 से मल्टीप्लाई लगेगा। और उसके बाद बेटा आपको पता है यहां पे टोटल में n स्क्वायर्स है, तो n स्क्वायर्स के लिए बेटा मैं इसको n से भी मल्टीप्लाई करूंगा,
ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इट इज अ सिंगल साइड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल साइड, B of single side multiplied by 4 means 4 sides means 1 square multiplied by n means whole coil. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सिंगल साइड का है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे स्क्वायर का है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कॉइल का बन जाएगा. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. अगर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू, यहां पे आएगा बेटा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई. ठीक है, करंट अपनी जगह पे आएगा, नीचे A/2 है तो A लिखेंगे, 2 बेटा ऊपर चढ़ेगा, 2 यहां पे ऊपर चढ़ेगा. अब यहां पे आपके पास आएगा sin 45, दैट इज 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये और भी कॉम्पैक्ट हो सकता है, डेफिनेटली और कॉम्पैक्ट हो जाएगा. बेटा यहां पे आप देखिए बेटा 4 और 4 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू n. मैं आगे लिखूंगा n. ठीक है, उसके बाद बेटा म्यू नॉट आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद नीचे आएगा पाई और A. इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पे देखेंगे, यहां पे आएगा 2 और ये बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2 मींस इट इज 2/√2, 2/√2. ठीक है, तो टोटल में अगर आप देखोगे दिस विल बी इक्वल, ये 2 है बेटा, ये √2 है, ये लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा एंड दैट मींस आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा n म्यू नॉट I बाई पाई A. ठीक है, उसके बाद आएगा 2 एंड दिस विल बी बेटा √2. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्क्वायर कॉइल. ये कैलकुलेशन तब भी इस्तेमाल लग सकती है जब आपको किसी स्क्वायर कॉइल का खाली मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने यहां पे निकाल के दिया. अब इसके बाद बेटा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में हमारा फ्लक्स निकालना है. नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल ज्योमेट्री विल बी बेटा n, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. उसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड A cos ऑफ थीटा, चलो मैंने लिख दिया ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. सो दिस इज बेटा n अपनी जगह पे. सो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा n म्यू नॉट I. ठीक है, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई एंड A. ठीक, and then beta A is beta area of the square and you know that area of square will be A square cos of 0 बेटा, cos of 0. तो मैंने खाली A स्क्वायर यहां पे ऐड किया, तो एक A जो है एक A के साथ यहां पे कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव कैलकुलेटेड phi which implies बेटा phi के बदले आप शॉर्ट में लिखेंगे, phi के बदले आएगा L into I will be equal बेटा n स्क्वायर म्यू नॉट I 2√2 and then A डिवाइडेड बाय बेटा यहां पे पाई आएगा. ठीक है, तो I एंड I ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा एंड यू गेट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ स्क्वायर लूप. इट इज बेटा n स्क्वायर म्यू नॉट 2√2 A डिवाइडेड बाय पाई. ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन केस ऑफ ए स्क्वायर लूप. न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है, कभी स्क्वायर लूप दिया जाता है, कभी कोई और लूप ज्योमेट्री दी जाती है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा. अब जब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाऊंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम बाज़ाब्ता एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है. ठीक है, जो कि हम रेगुलरली ऐसे इस्तेमाल तो नहीं करते हैं अपनी फिजिक्स में, जैसे सर्कुलर कॉइल इस्तेमाल करते हैं या सोलेनॉइड इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज अ क्वेश्चन, फ्रेम्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रायंगुलर कॉइल लेंगे, ट्रायंगुलर कॉइल. स्क्वायर कॉइल का मैंने आपको दिखा दिया, इससे प्रीवियस में मैंने आपको सर्कुलर कॉइल का दिखाया, लेकिन अब मैं आपको बेटा ट्रायंगुलर कॉइल, ये बाज़ाब्ता बहुत अच्छी न्यूमेरिकल बेटा, ट्रायंगुलर कॉइल, आपके कुछ कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज भी हो जाएंगे. ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवीजन टच दूंगा मैं बेटा. क्वेश्चन था हमें यहां पे बेटा एक स्क्वायर कॉइल दिया है, स्क्वायर कॉइल n टर्न्स का, हमें इसका निकालना था बेटा L. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साइड का निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर n से मल्टीप्लाई करके पूरे स्क्वायर कॉइल का निकल आता है. एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाया,
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने पढ़ा होता है। एक साइड से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, दिस इज द फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सिमेट्रिक थे, 45 का एंगल बनता था, डिस्टेंस थी a/2। मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल की तो एक साइड का बना b ऑफ सिंगल साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय n, तो मैंने b निकाल दिया। b के निकलने के बाद बेटा फ्लक्स निकाल दिया। फ्लक्स के निकलने के बाद मैंने यहाँ पे l को इंट्रोड्यूस किया, यानी I को खत्म करना है तो l रह जाता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाया बेटा। अब मैं जो आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा, दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ l, कैलकुलेशन ऑफ l फॉर ए ट्रायंगुलर कॉइल। ट्रायंगुलर कॉइल, नाउ ट्रायंगुलर कॉइल, मेरे पास एक ट्रायंगुलर कॉइल है, लेकिन बेटा ये फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी विल बी टेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे एक ट्रायंगल है, तो बेटा ट्रायंगल की शक्ल में एक कॉइल है। सो वी हैव कॉइल हैविंग n टर्न्स लाइक दिस। लेट अस सपोज यहां से स्टार्ट होके यहां से खत्म हो जाता है। सो n टर्न्स आर देयर एंड लेट अस सपोज यहां से लेकर यहां तक जो है द डिस्टेंस इज a, ठीक है। तो मैं यहां पे करंट एक भेजूंगा। अब पहली बात यहां पे क्या बनेगी, पहली बात ये बनेगी कि हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब लगाना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब लगाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक काम करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं एक सिंगल साइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए व्हाटएवर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सब एक जैसे ही होते हैं। तो मैं यहां से बेटा इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से भी इसको बेटा ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और इस जगह पे हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, इस जगह पे। चले मैं यहां से ये ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 का एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है तो 30 में काट देगा, तो ये एंगल बेटा 30 बनेगा। ये तो 90 है ही, तो ये ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा, और ये भी बेटा 60 बनेगा बाय द सेम रीजनिंग, ठीक है। दिस इज पॉइंट P। एक और बात जो यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है, आपने बेटा पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये बीच वाला एंगल बाइसेक्टर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, इसका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज a डिवाइडेड बाई 2√3। यहां पे लिखता हूं मैं a डिवाइडेड बाई 2√3, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इसका ये वाला एंड जो है ये a/2 होगा, आधा होगा a/2। परपेंडिकुलर कैन बी कैलकुलेट वेरी इजीली, सो इट इज a/2√3, ठीक। अगर ये a/2√3 है तो यहां पे हम देखेंगे यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी की फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड बेटा B विल बी इक्वल टू μ0/4π। करंट कितनी चल रही है स्ट्रेट कंडक्टर में, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना ये पॉइंट कितना दूर है, इट इज बेटा a डिवाइडेड बाई 2√3, a डिवाइड बाई 2√3, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा साइन ऑफ अल्फा, यू कैन सी दैट इट इज साइन 60 प्लस बेटा साइन 60 अगेन, ठीक है। सो दिस इज, we are having the magnetic field equal to this, but this magnetic field is of the single side. We have 3 sides in this case, so multiplied by 3, and we have for the whole coil multiplied by n. So this is again magnetic field due to single side, B due to single side. So when this is due to the single side multiplied by 3 sides makes the whole triangle, multiplied by n makes the whole coil, ठीक है। So this is the magnetic field. We can make this simplified. So B will be equal to बेटा μ0, I अपनी जगह पे आएगा 4π, a मैं अपनी जगह पे लिखूंगा, ये 2√3 ऊपर जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3 ऊपर चला जाएगा। Now this is sin 60 plus sin 60 means √3/2
प्लस √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन बेटा n, and that means beta magnetic field will be equal to mu naught I by 4 pi a, ठीक है, यहां पे आएगा बेटा 2√3 multiplied by 2 times √3/2, this is to be added multiplied by 3 and then n बेटा, ठीक है, तो यहां पे बेटा 2 and 2 cancels out, 2 and 2 cancels out, now this is beta 2 1s and 2 2s, and then √3 will make 3 and 3 is 9 beta. So this will be equal to mu naught, n को मैं सामने ही ला देता हूं, mu naught I, ठीक है, √3 हो गया 3 into 3 हो गया 9 and mu naught I 9, ठीक है, divided by 2 pi and a. This is the magnetic field due to the triangular coil. Magnetic field due to the आप इसको याद भी रख सकते हैं, triangular coil कभी भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है as far as your entrance exam is concerned बेटा. So triangular coil का magnetic field आ गया. Now बेटा flux will be equal to, शाबाश, टोटल ज्योमेट्री का n, उसके बाद बेटा BA cos of theta, चलो मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं, BA cos of theta. So this is equal to बेटा n, b का वैल्यू अभी हमने निकाला, इट इज n mu naught I 9 divided by 2 pi a, ठीक है, एंड देन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपने बेटा पढ़ा होगा बहुत लोअर क्लास में, आई थिंक 9th-10th में इसको दिखाते हैं, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर, so √3/4 side square, so √3/4 side square, this is the flux, तो एक कैंसिल हो जाएगा, so it is n square mu naught I and then 9 under √3 a divided by 4 into 2 हो गया 8 pi. This is the flux associated with the whole geometry, and then you know beta, which implies in place of phi I can write L into I is equal to n square mu naught I 9 under √3 a divided by 8 pi, and definitely I and I has to cancel out and the remaining part is your L बेटा. याद रहे L बहुत इंपॉर्टेंट है, L बहुत इंपॉर्टेंट है. हर किसी ज्योमेट्री का L, so it is बेटा n square mu naught 9 √3 a divided by 8 pi. This is the coefficient of self-induction या self-inductance of a triangular coil, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया बेटा. ट्रायंगुलर कॉइल पैटर्न वही है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो पूरे ज्योमेट्री का, उसके बाद फ्लक्स निकालो एसोसिएटेड पूरे ज्योमेट्री का, एंड देन यूज phi is equal to L times I to get the value of beta L. Okay, now we'll move on. This was beta triangular, स्क्वायर हमने किया, सर्कुलर किया. Now we'll move on to a very important thing जिसके ऊपर बेटा सवाल आते हैं बहुत, ठीक है, and that is number 4, calculation of L for a solenoid. सोलोनाइड, ठीक है, सोलोनाइड और कॉइल में फर्क होता है बेटा, ठीक, आपको पता है. दिस इज अ सोलोनाइड, नाउ दिस सोलोनाइड जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, हैज ए लेंथ L and contains n number of turns, capital N turns. So in case of solenoid, we immediately define number of turns per unit length. कौन turns को गिनेगा, ये बहुत closely wind होते हैं. So we define n is equal to number of turns per unit length, that is indicated by small n. Small n means number of turns per unit length. Immediately मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बेटा, ठीक है.
Now we want to calculate this self-inductance. So for that, we insert a current in this whole configuration so that current leaves this side. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरीके का बनेगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. पढ़ा होगा आपने बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन. म्यू नॉट आई इंटू एन. सो इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है, ये सारा हिसाब करके है म्यू नॉट आई इंटू एन. Now the second point is that we need to find the flux. Now the flux associated with the whole geometry will be beta n b a cos of theta, and that means beta n number of turns. Now the magnetic field is mu naught I into n. Area, I'll keep area as it is. Area जो है that can be written as pi r square as well, where pi r square is the area of cross section बेटा. ठीक है, सो मैं यहाँ पे a ऐसे ही रखूंगा, एंड देन बेटा डेफिनेटली cos of 0. why cos of 0? बिकॉज यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये इन लूप्स को बेटा परपेंडिकुलरली काटती है, सो दिस इज cos of 0. सो दिस इज द फ्लक्स विच इंप्लाइज बेटा फ्लक्स के बारे में लिखूंगा L टाइम्स I विल बी इक्वल टू n mu naught I n and then A. Now and I goes and then beta L यहाँ पे रहेगा. Very easy to calculate beta, very easy to calculate, which implies L will be equal to n into n mu naught into A. This is the self-inductance of a solenoid. Now there are two ends. This is the number of turn, this is the number of turn per unit length. ठीक है, इन दो के साथ हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं. मैं आपको इस इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स दिखाऊंगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड. जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया स्क्वायर और ट्रायंगल, दे वेर इंडिविजुअली न्यूमेरिकल्स, इंडिविजुअली दे वेर प्रॉब्लम्स. ठीक है, बट दिस सोलेनॉइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. नाउ मैं यहां पे क्या कर सकता हूं बेटा, मैं यहां पे इसके दो चीजें दिखा सकता हूं. ठीक है, पहली चीज जो है वो ये है कि मैं इस इक्वेशन को कंप्लीटली कैपिटल एन में लाऊंगा. ठीक है, तो कंप्लीटली कैपिटल एन में लाने के लिए L इज इक्वल टू कैपिटल एन. अब जो स्मॉल एन है दैट इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ओके, एंड देन इट्स म्यू नॉट एंड A. सो दिस मीन्स self-inductance is equal to n square mu naught A by L. On the other hand, if I convert this whole equation in terms of small n, so why I'm very much interested in it, वो आपको अभी समझ आएगा. So L will be equal to, now we'll convert this capital N into small n. So this is n multiplied by L, then n, then mu naught and A. Because you already know that n is equal to n divided by L. So in place of capital N I can write n and L, n and L. ठीक है, and then इसका मतलब ये है that self inductance will be equal to n square L mu naught and A. Now these two equation जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई ना, ये आपको बेटा बहुत हद तक कंफ्यूज कर सकती है, बहुत हद तक कंफ्यूज कर सकती है. कंफ्यूज कर सकती है इन अ सेंस, अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे, जबकि इस इक्वेशन में सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे. तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं अगर आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पता है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला मैथमेटिक्स पता है. किसी भी इक्वेशन में जब आप प्रोपोर्शनैलिटी दिखाते हैं दो पैरामीटर्स के बीच में, यू मेक श्योर ऑल अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी तब बोलते हैं जब सब कांस्टेंट होंगे, तो ए के ऊपर आप बोलते हैं कि ये इस पे डिपेंड रहेगा इनवर्सली या डायरेक्टली, व्हाटएवर जैसे भी. सो मेक श्योर दैट ऑल अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट. नाउ म्यू नॉट इज कांस्टेंट, एरिया कीपिंग कांस्टेंट दोनों केसेस में. एन और एन
Now n keeping constant has different meaning and this n keeping constant has different meaning. n keeping constant means number of turns. Number of turns अगर आपने 100 turns बनाए हैं, आप 100 ही रखेंगे and then you will vary the length. 100 turns ही रखने हैं, तो that means आप इसको खींचेंगे या इसको तंग करेंगे, ठीक है, लेकिन number of turns will remain constant. In that situation, L is inversely proportional to L. But in this case, this is small n, this is number of turn per unit length. So number of turn per unit length keeping constant. So if you are increasing the length of solenoid, आपको खाली खींचना नहीं, आपको solenoid को add करते जाना, because you cannot change the number of turn per unit length. अगर आपको ये समझ नहीं आया, मैं आपको ऐसे समझाता हूं. Say for example, you are having a solenoid and the solenoid is looking like this. And the solenoid is containing 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न्स, ठीक है. तो अगर मैं एक काम करूंगा, अगर मुझे ये इक्वेशन पे देखना है, सो n कीपिंग कांस्टेंट यानी 8 टर्न्स बराबर रहेंगी. 8 टर्न्स तब बराबर रहेंगी जब मैं इसको बेटा खींचूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8. So I have increased the length, but the number of turn 1 2 3 4 5 6 7 8 that is constant. So in such case, L will depend on L. जितना आप L को increase करेंगे, उतना inductance यहाँ पे कम हो जाएगा. Number of turn keeping constant. Number of turn keeping constant means ये खुलने लगेगा या बंद होने के टाइम पे ये compress हो जाएगा. Number of turn अगर constant आपने रखा, so L is inversely proportional to L. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा, यहां पे हम बोलेंगे L is proportional to L, यानी L बढ़ेगा L भी बढ़ेगा, लेकिन आपको यहां पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखना होगा. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और मान लीजिए बेटा यहां पे 1 इंच में 2 टर्न्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 इंच में 2 टर्न्स आते हैं, 1 इंच में 2 टर्न. तो अगर आपने यहां पे लेंथ को इंक्रीज किया, लेकिन आपको 1 इंच में 2 टर्न रखने ही रखने हैं, दैट मीन्स अगर आपने लेंथ इंक्रीज की, योर स्प्रिंग विल लुक सेम, ठीक है, बट यू हैव टू ऐड मोर टर्न्स. तो दैट मीन्स बेटा यहां पे 1 इंच में जितने टर्न्स थे बेटा उतने ही अब भी रहेंगे, लेकिन लेंथ इंक्रीज करने का तरीका यह है कि आपको ऐड करना पड़ेगा स्प्रिंग. इन दैट सिचुएशन यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ कीपिंग नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, सो इन दैट केस L इज प्रोपोर्शनल टू L. इन बातों का ख्याल रखना है बेटा, ठीक है. तो यहां पे इनवर्स है लेकिन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, यहां पे बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेकिन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यहां पे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक. सो दिस इज अबाउट दी सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जनरली ये फॉर्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होती है इन सेंस कि नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ ज़्यादा आसान है काम करना. नंबर ऑफ टर्न गिनना डिफिकल्ट है, कितने 1000 टर्न है क्या. सो बट दे आर इक्वली वैलिड, बट दिस विल बी मोर यूजुअली यूज्ड. सो अज्यूमिंग दैट वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन बेटा, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम रिप्लेसिंग, अगर मेरे पास बेटा सोलेनॉइड, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. If I am having a solenoid, for this solenoid I'll be having the value of L as mu naught and then n square and then L and then A, ठीक है, यही था ना. But this is valid for air, यानी अगर इसके अंदर बड़ा एयर बड़ा हो, लेकिन अगर हम एयर को रिप्लेस करेंगे किसी मीडियम से, ठीक है, अगर एयर को रिप्लेस करेंगे किसी मीडियम से बेटा, देन वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, बट उस मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है बेटा. रिलेटिव परमिएबिलिटी, एयर के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होता है, तो दैट इज व्हाई वी इग्नोर इट इन केस ऑफ एयर प्रॉब्लम्स. बट इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मटीरियल having relative permeability mu r, then L will be equal to beta mu r, बाकी अपना ये mu naught n square L and A.
अब अगर कोई मटेरियल आपके पास जिसका म्यू आर छोटा है, कम है, एयर की जितना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल हमारे पास होते हैं जिनका म्यू आर बहुत बड़ा होता है। से फॉर एग्जांपल बेटा सॉफ्ट आयरन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सॉफ्ट आयरन के लिए 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, कैन बी मोर देन 1000। सो इमेजिन अ सिचुएशन आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इक्वेशन जो है वो मैसिव तरीके से चेंज हो जाएगी, बहुत चेंज हो जाएगी। यानी अगर आपने सॉफ्ट आयरन रिप्लेस किया, उसकी इंडक्टेंस बहुत बढ़ जाए। इंडक्टेंस बढ़ने का मतलब यह है द ऑपोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट विल बी चेंज्ड वेरी मच। यानी अगर आपने यहां पे आयरन रख दिया, सॉफ्ट आयरन रख दिया, इसकी इंडक्टेंस जो है वो 1000 टाइम्स बन सकती है बेटा। 1000 टाइम्स इंडक्टेंस का मतलब यह है जब भी आप इस सोलेनोइड के थ्रू करंट को चेंज करोगे, यू विल फेस इनॉर्मस ऑपोजिशन बेटा, इनॉर्मस ऑपोजिशन। चेंज करेंगे, नॉट करंट को कुछ नहीं होगा अगर कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर करंट को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, एल, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो बेटा एल पे डिपेंड करता है। बैक ईएमएफ जो होता है कैलकुलेशंस में बेटा मैंने दिखाया था, बैक ईएमएफ जो है -L/di/dt, तो जरा जिसका एल ज्यादा होगा उसके अंदर बैक ईएमएफ भी ज्यादा होगा अगर करंट चेंज होगी तो याद रहे अगर हम सोलेनोइड के अंदर बेटा सॉफ्ट आयरन का कोर रखते हैं तो उसकी जो इंडक्टेंस है बेटा वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपने बेटा पढ़ा होगा टोराइड। कैलकुलेशन ऑफ एल फॉर अ टोराइड। टोराइड आपको बेटा पता है, टोराइड को हम बोलते हैं एंडलेस सोलेनोइड भी बोलते हैं उसको। ये एक रिंग होता है, ठीक है, डोनट जैसा रिंग है, और इसी के ऊपर वायर रखी जाती है ऐसे। So this is a toroid, and to calculate its L, we have a current I. So the magnetic field आपको बड़ा पता होगा, toroid का भी होता है mu naught I n, ठीक है। Flux will be equal to number of turns mu naught I n, ठीक है, and then the area of cross section of the toroid and cos of 0 because field बराबर इनके ऊपर perpendicular रहता है। So this is the flux, and which means beta L times I will be equal to n mu naught I n and then A, and that means your L will be equal to n mu naught n and A. So in this case we'll not mess up with number of turn per unit length. अगर आप number of turn per unit length देंगे तो इसका जो length आएगा that will be the circumference, लेकिन इसका जो रेडियस आएगा तो उसके साथ कंफ्यूज ना होंगे। इट इज सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, एंड देन बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ ए टोराइड। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स दिखा दी। तो मैंने आपको दिखाया डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एल कैसे कैलकुलेट, क्योंकि एल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ठीक है। तो आने वाले जो क्लासेस होंगे, अब ये चैप्टर कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे अब कुछ ही टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, लेकिन एल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। मेरा एक और कॉन्सेप्ट अभी चलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, उसमें भी बेटा एल इन्वॉल्व होता है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा किन किन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज बेटा।